हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो जाइए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर करने वाले हम पेडागोजी की क्लास मैं कराती हूँ अपने चैनल पर ऑल सब्जेक्ट सीटेट के लिए, अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए, पेडागोजी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ भी। चलिए देर न करते हुए आते हैं पेडागोजी की क्लास पर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 1 में क्या दिया है। यद्यपि विकास के क्षेत्रों के कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से कौन विकास का क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो बात हो रही है भावनाओं की और प्रगति अनुक्रम अध्ययन की। तो देख लेते हैं किस में आएगा। ये नैतिक विकास में आता है। नैतिक विकास में नैतिकता की बातें होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। भाषा विकास में भाषा का विकास होता है, भाषाई विकास की बात होती है। शारीरिक में शरीर के विकास की बात होती है, शरीर के अंगों की बात होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। संवेगात्मक विकास अर्थात संवेगों का विकास, और संवेगों को इमोशंस भी बोलते हैं, भावनाओं को भावनाएं भी बोलते हैं। तो बात भावनाओं की है, तो ये करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, संवेगात्मक विकास। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में क्या दिया है। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। तो बाद की प्रक्रिया से और पहली प्रक्रियाएं क्या है, समन्वित हो रही हैं। अर्थात क्या हो रही हैं, समन्वित का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, अर्थात जुड़ रही हैं और एकीकरण हो रहा है उनका, एक दूसरे से जुड़ रही हैं, बात ये हो रही है। या मिलना भी बोल सकते हैं आप इसको, मिलना भी कह सकते हैं, मिल रही हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत में आती हैं चीज़ें जो निरंतर चल रही हैं वो, तो ये गलत हो जाएगा। एकीकरण का सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत, सर से पैर की तरफ विकास होता है। अधोगामी या समीप दूरमुखी सिद्धांत, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। बात एकीकरण की हो रही है, तो कैसे आप इसको समझेंगे, चलिए आइए समझाती हूँ आपको। पहले शरीर में क्या होता है, बच्चा जो है अपने सिर का विकास देखता है, उसका सर का विकास होता है, तो बच्चा सर को उठाना सीखता है, उसको गर्दन संभालनी सीखता है। उसके बाद बच्चे के हाथ पैर चलने शुरू होते हैं, और उसके बाद बच्चा क्या करता है, पूरी बॉडी को एक साथ करके मूव करता है, अर्थात बच्चा चलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद भागना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या होता है कि पहले शरीर के कुछ अंग काम कर रहे थे, फिर बाकी पूरी बॉडी काम करने लगी। तो एक साथ क्या है, एक साथ जुड़कर कार्य करना, अर्थात एकीकरण हो गया है उसके शरीर के विकास में, तो इसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक घटक की बात हो रही है जो विकास को प्रभावित करते हैं, जो विकास पर प्रभाव भी डालते हैं। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है स्कूली माहौल। बी में देख लेते हैं, बी में दिया है तंत्रिका संबंधी विकार। सी में दिया है जैविक प्रवृत्तियाँ। डी में दिया है आनुवांशिक बनावट। तो आनुवांशिक बनावट इसमें प्रभाव नहीं डालती है। यहाँ पर जो प्रभाव डालती है वो डालती है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में पूछा जा, इसको बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक घटक के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा समाज कहाँ से बच्चा जुड़ता है, समाज कहाँ पर आता है। तो ये स्कूली माहौल जो है एक सामाजिक सांस्कृतिक घटक हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी घटना घटती है तो बच्चे पर प्रभाव डालती है, उसके विकास पर प्रभाव डालती है। समाज में जो भी घटनाएँ घटती हैं तो वो इंसान पर प्रभाव डालती ही डालती हैं। तो ये हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक घटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, स्कूली माहौल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें फिलिंग ब्लैंक की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है पूछा जा रहा है। बात हो रही है यहाँ पर 7 से 11 वर्ष के बच्चे की। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था आ जाती है, ये आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तार्किक, प्रतिवर्ती चिंतन, निष्क्रिय अनुसरण, और डी में दिया है वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ पर बात हो रही है 7 से 11 वर्ष के बच्चे की। तो जो 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है वो क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है, अर्थात चीज़ों के बारे में जानने लगता है और उन पर विचार करने लगता है। और कोई समस्या अगर ऐसी होती है जिस पर बच्चा विचार कर सकता है। और प्रतिवर्ती का अर्थ होता है क्या, रिवर्स होता है यहाँ पर। रिवर्स का मतलब क्या, कोई बच्चा अगर समस्या का समाधान खोजता है
तो वो उसको रिवर्स पलट करके भी वापस कर सकता है। ये जो क्षमता विकसित होती है 7 से 11 वर्ष के बच्चे में आ जाती है। यही बात जीन पियाजे जी बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो है मूर्त समस्या। और ये कौन सी अवस्था में होती है? यहाँ पर मूर्त समस्याओं के लिए तार्किक चिंतन की बात हो रही है। ऑप्शन दिए हैं संवेदीगामक, तो ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की। उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक, तो ये होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। और फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक, तो जो मूर्त संक्रियात्मक होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष की। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। ऑप्शन डी में दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये हो जाती है 11 से 13 वर्ष या किशोर अवस्था भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे हो जाएगा ये राइट। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? ये एक ऐसी अवस्था होती है बच्चा जो है प्रत्यक्ष चीज़ें तो देखता ही है, जो अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं, जो घटनाएं उसने कभी देखी नहीं है, केवल सुनी है, या अपना भविष्य के बारे में कोई प्लानिंग करता है। मान लीजिए बच्चा चाह रहा है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो कोई अगर ऐसी समस्या उसके लिए आ रही है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है या फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो बच्चा उन चीज़ों पर विचार कर सकता है। ये ऐसी अवस्था है बच्चा जिसके बारे में सोच सकता है, और ये ऐसी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको फॉर्मल एज भी बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होने वाला है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है नूरी इस तर्क, नूरी की बात हो रही है, तर्क दिया है हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं। वो अपने दायित्व की बात करती है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्माण कर लेती है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? तो बात नैतिक तार्किकता की हो रही है, और अवस्था पूछी जा रही है कौन सी? बच्ची समझने लगी है कि उसके कुछ दायित्व हैं, कुछ उसकी जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, तो उसे क्या करना चाहिए? नियमों का पालन करना चाहिए, नियम नहीं उल्लंघन करने चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था में ऐसा होता है? यहाँ बात हो रही है कौन सी अवस्था है यहाँ? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया है पूर्व अभिसमयिक अवस्था, बी में दिया है अभिसमयिक अवस्था। तो ये पूर्व अभिसमयिक अवस्था नहीं हो जाएगी, अभिसमयिक पश्चात नहीं हो जाएगी, औपचारिक अभिसमयक नहीं हो जाएगी। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अभिसमयक अवस्था। लड़की जो है वो अपनी जिम्मेदारी को समझने लगी है कि जो अभी उसका चल रहा है टाइम, उसी के हिसाब से प्रेजेंट की बात हो रही है, ये अभिसमयक अवस्था में आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। 7 में दिया है एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है, कि बच्चे अपने परिवार के साथ चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का क्या मत है? वह क्या चाह रही है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ऐसा टीचर क्यों कर रही है? देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन दिए हैं अनुकरण करवाना चाह रही है बच्चों से, कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखेंगे, जैविक परिपक्वता की बात हो रही है, पदानुक्रम की बात हो रही है, या सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है। बच्चे घर के परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के मत को जानेंगे, समस्या का हल खोजेंगे, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे? वो करेंगे सामाजिक अंतःक्रिया, अर्थात समाज के साथ जुड़कर कार्य करना सीखेंगे, समस्याओं का हल करना सीखेंगे। तो यहाँ सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? टीचर जो है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से सहमति रखती है, तो उसे क्या करना चाहिए? और लेव वाइगोत्स्की जो है सामाजिक क्रियाओं की बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, ये बात गलत हो जाएगी। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं करना, ये नेगेटिव पॉइंट होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में देख लेते हैं। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए, अलग नहीं देखना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही देखना चाहिए, तभी उनका जो ज्ञान विकास है और जो ज्ञान है वो पोषित होता है। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्या करना चाहिए? बच्चों के बीच क्या करेगी? विद्यार्थियों के बीच वो करेगी
वैचारिक बहस को बढ़ावा देगी। बच्चे एक दूसरे से चर्चा करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया वाला नियम आ जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 9 में दिया है, लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा समामेलित होती हैं। किसके द्वारा समामेलित होती हैं? तो मानसिक प्रक्रियाएं के द्वारा समामेलित होती हैं, बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार एवं दंड, अनुकूलन या कंठस्थीकरण। तो कंठस्थीकरण को तो सिरे से नकार दिया जाता है, अनुकूलन भी नहीं है, दंड और पुरस्कार की बात नहीं हो रही, ये कोहल वर्ग नहीं है, ये लेव वाइगोत्स्की की बात है। तो वो किसकी बात करते हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा समामेलित किया जाता है। और समामेलित का मतलब क्या होता है? एकजुट करना, मानसिक प्रक्रियाओं को इकट्ठा करना, एकजुट करना या एक साथ लाना। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 10। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? यहाँ पर बात हो रही है दूसरों की भावनाओं को समझने की, संवेगों को समझने की। तो उनमें किस तरह की बुद्धि का उच्च स्तर है? यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, संगीतात्मक, अंतर्वैयक्तिक। तो यहाँ पर बात हो रही है, जहाँ बात हो रही है ऑप्शन नंबर ए की, संवेगों और भावनाओं को समझने की, ये हो जाएगी अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक हो जाता है क्लोज रिलेशनशिप है एक तरह से देखा जाए तो। वह दूसरों की समस्याओं को अपना समझ लेता है, उनको अपने जैसा समझकर फील करता है, तो उन समस्याओं को अच्छे से समझ पाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक आंसर हो जाएगा इसका। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 11 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की और पियाजे से 100% क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन पियाजे के आते हैं और 2 क्वेश्चन ही लगभग लेव वाइगोत्स्की के आते हैं। अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल में इसके क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है? बात क्या हो रही है? भाषा और संज्ञान, भाषा और संज्ञान के बीच संबंध की बात हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं। भाषा की विचार के स्वनियमन की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत हो जाएगा, भूमिका होती है। बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाती हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ये आत्म केंद्रिता को नहीं दर्शाती हैं। बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं क्या दिया है। डी में दिया है विचारों का मौखीकरण बच्चों की समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है, तो बाधक नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, हमारा राइट होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है कि उनका आंतरिक स्तर कैसा है। बच्चे जो निजी बात करते हैं, जो मौखिक सोच रखते हैं, तो उनको पता लगता है कि उनका जो सोचने का रवैया है वो किस तरह का है, किस लेवल का स्तर है उनका, किस लेवल के बच्चे हैं। तो यहाँ पर आएगा आंतरिक स्तर। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 12 में देख लेते हैं क्या दिया है। बात हो रही है यहाँ, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़कियाँ गायन में अच्छी होती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं। जेंडर समता नहीं है, दोनों को समान नहीं माना जा रहा। अनुरूपता भी नहीं कि एक दूसरे के जैसा कार्य कर रहे हैं, बी भी नहीं होगा। जेंडर अस्मिता भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं। डी में दिया है जेंडर रूढ़िवादिता, तो जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िवादिता। ये बातें जो हैं पुराने टाइम से चली आती हैं, अर्थात एक परंपरा टाइप मान लीजिए, एक रीति मान लीजिए, एक रूढ़िवादिता मान लीजिए, कि जो पहले से बातें चली आ रही हैं वो अभी तक चली आ रही हैं, चेंज नहीं हुई हैं, प्रथाएँ हो गई हैं कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ नहीं कर सकती। तो एक मानसिक रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता, बच्चे हैं और उनकी बात हो रही है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विविधता की। तो चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं। को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूह में बांटकर वही विवेचन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, वही विवेचन नहीं करना है। को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए, जी नहीं, बच्चों को अनदेखा किसी भी हालत में नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं।
को गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी हाँ, ये पॉजिटिव पॉइंट है। डी भी देखते हैं। को विद्यार्थी के नामीकरण, रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के इस्तेमाल में रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा नहीं देना है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। क्या करना चाहिए? जो विविधता है बच्चों में, बच्चे अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं, अलग अलग समाज से आ रहे हैं, कुछ बच्चे आते हैं पिछड़े वर्ग से, तो क्या होता है उसमें, तो उनको जो उनके परिप्रेक्ष्य में विविधता है उसको एक साथ लेकर आना चाहिए, उनके गुणों को रूप में लेना चाहिए उस चीज़ को, कि उनकी अवधारणाओं का इस्तेमाल शिक्षण में किया जा सके, जो उनकी नॉलेज है, जो उनकी जानकारियाँ हैं, उनको और बच्चों को भी दिया जा सके। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर हम करा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और साथ में पेडागोजी के क्वेश्चन भी। तो अच्छी तैयारी के लिए बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा।